हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बाली नहीं पहुंचे पर मोदी की दोस्ती निभाएंगे पुतिन। बताएंगे अभी की सबसे बड़ी खबर दोस्तों, भारत पुतिन के आने को लेकर बड़ी खबर है दोस्तों। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर लंबे समय तक चलने वाले युद्धों के लिए रहना होगा तैयार। जी हाँ दोस्तों, रशिया यूक्रेन वॉर को देखते हुए वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी का बहुत बड़ा बयान दोस्तों पाकिस्तान के साथ रिलेशन को देखते हुए। और साथ ही साथ बताएंगे आपको जहां पंजाब में रॉकेट लॉन्चर से बड़ा हमला हुआ है दोस्तों, इस आतंकी संगठन ने ली है बड़ी जिम्मेदारी। बताएंगे क्या है खबर। साथ ही बताएंगे आपको जहां पर फिर से सीनियर सिटीजन्स को रेल किराए में मिलेगी इतनी छूट दोस्तों। बताएंगे क्या है बड़ी खबर। अगर आप भी ट्रेन से सफर करते हैं तो बड़ी खबर आपके लिए दोस्तों। तो हर तरह की जानकारी आपको भी बताने वाले, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत का दिल से समर्थन करते हैं दोस्तों, और मानते हैं कि मोदी जी की वजह से आज भारत की विदेश नीति सबसे बेहतर हुई है और भारतीय सेना पर पूरा भरोसा है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बाली नहीं पहुंचे पर मोदी की दोस्ती निभाएंगे पुतिन। G20 के लिए आ सकते हैं भारत। बता दें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सितंबर 2023 में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आने की प्रबल संभावना है दोस्तों। रशिया के G20 यानी शेरपा स्वेतलाना लुकास ने कहा है कि मुझे पूरी आशा है कि पुतिन निश्चित तौर पर भारत आएंगे। हालांकि किसी भी मामले में फैसले अंतिम रूप में वे ही तय करते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि इससे पहले बाली सम्मेलन से पुतिन ने दूरी बनाई थी। अपनी जगह पर विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव को G20 समिट के लिए इंडोनेशिया भेजा था। जी हाँ दोस्तों, रशिया के G20 यानी शेरपा स्वेतलाना लुकास ने शुक्रवार को रूसी समाचार एजेंसी तास को बताया कि मुझे आशा है कि निश्चित रूप से रशिया के राष्ट्रपति G20 शिखर सम्मेलन में जाएंगे, लेकिन किसी भी मामले में वो ही अंतिम फैसला तय करते हैं। अब क्योंकि अगला शिखर सम्मेलन अगले साल है तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अभी जिस तरह से मैं इसे देखता हूँ तो इसकी संभावनाएं हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत ने 1 दिसंबर को इंडोनेशिया के बाली में G20 की अध्यक्षता संभाली थी। पुतिन इंडोनेशिया में G20 शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे। उन्होंने अपनी जगह पर विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव को बाली भेजा था। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में पूरी दुनिया दोस्तों पुतिन के इस फैसले का इंतजार कर रही है, लेकिन माना यह जा रहा है। साथ ही रशिया के G20 के शेरपा स्वेतलाना लुकास का भी यही कहना है दोस्तों कि पुतिन अगले साल भारत के G20 में शामिल होने के लिए भारत अवश्य आएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में मोस्ट वेलकम टू इंडिया पुतिन कहना आप लोग मत भूलिएगा दोस्तों। और क्या लगता है आपको, क्या पुतिन वास्तव में भारत आएंगे दोस्तों? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। साथ ही साथ दोस्तों एक और उससे भी बड़ी खबर की बात करें, जहां पर रशिया यूक्रेन वार को देखते हुए बोले वायुसेना चीफ प्रमुख वी.आर. चौधरी जी। कहा लंबे समय तक चलने वाले युद्धों के लिए रहना होगा भारत को तैयार। चाइना और पाकिस्तान की स्थिति को देखते हुए भारत का बड़ा बयान। बता दें वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी ने कहा कि पहले हम छोटे और तेज युद्ध के लिए खुद को तैयार करते थे, लेकिन अब लंबे समय तक चलने वाले युद्धों के लिए तैयार रहने का समय है। जी हाँ दोस्तों, बता दें वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी ने शनिवार यानी 9 दिसंबर को कहा कि लंबे समय तक चलने वाले युद्धों की तैयारियों पर ध्यान देने की आवश्यकताएं हैं। उन्होंने कहा कि पिछले फरवरी से यूक्रेन में जारी युद्ध ने लघु और तेज संचालन के बजाय लंबे समय तक चलने वाले युद्धों की तैयारी करने की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया है। आज तक के एजेंडा कार्यक्रम में बल की परिचालन तत्परता के संबंध में पूछे जाने पर एयर चीफ मार्शल चौधरी ने कहा कि जरूरत के समय हमारी पसंद और आवश्यक हथियार देने में वायुसेना सक्षम रही है। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने कहा कि उनका बल अप्रचलित मानदंडों और प्रथाओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। एक त्रिसेवा रैंक प्रणाली की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने कहा कि हम अध्ययन कर रहे हैं कि कौन सी प्रथाएं प्रासंगिक नहीं है। हम रैंकों में कुछ बदलाव करने के बारे में सोच रहे हैं। वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी ने कहा कि यूक्रेन संघर्ष ने युद्ध क्षेत्रों पर हवाई श्रेष्ठता की आवश्यकता के महत्व को रेखांकित किया है। वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी ने कहा कि सबसे पहले युद्ध क्षेत्र पर हवाई श्रेष्ठता की आवश्यकता बहुत महत्वपूर्ण है। एयर चीफ मार्शल ने यह भी कहा है कि यह अभी तक ज्ञात नहीं है कि युद्ध कब समाप्त होगा, और कहा है कि हमले की अवधि के सैन्य आयाम है। उन्होंने कहा हम छोटे युद्ध की तैयारी करते थे, अब हमें लंबे समय तक युद्ध की संभावना के लिए तैयार रहना होगा। हमें रसद, तकनीक और रणनीति बढ़ानी होगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में क्या आप वायुसेना चीफ वी.आर. चौधरी के इस बात से सहमत है दोस्तों? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। और भारत और पाकिस्तान का युद्ध दोस्तों या फिर भारत और चाइना का युद्ध
कौन सा युद्ध दोनों में लंबा खिंच सकता है दोस्तों, आपके हिसाब से देखते हैं क्या कहती है हमारी भारत की जनता। इस वीडियो को शेयर करना भी मत भूलेगा आप लोग दोस्तों। बात करेगा और बड़ी खबर की, जहां पर पंजाब में रॉकेट लॉन्चर से बहुत बड़ा हमला, इस आतंकी संगठन ने ली हमले की जिम्मेदारी। जी हां दोस्तों, पंजाब के तरनताल जिले के थाना सरहाली पर शुक्रवार रात रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया। एएसपी गुरमीत सिंह चौहान ने इस हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि हमले में थाने के एक हिस्से में बने सांझ केंद्र के शीशे टूट गए। इसके साथ ही इस जगह को फोरेंसिक जांच के लिए सील कर दिया गया है। हालांकि इस हमले में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। तरन तारण के थाना सरहाली पर रॉकेट लॉन्चर हमले की खबर सामने आई है दोस्तों। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस के गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने ली है। इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए आतंकी गुरुपतवंत सिंह पन्नू, एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है दोस्तों। ऑडियो में आतंकी पन्नू ने कहा है कि जालंधर के लफीतपुरा में हुई कार्रवाई का उन्होंने बदला लिया है। जालंधर में सिखों को बेघर किया गया है, जिसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की राह पर चलने वालों को उन्हीं के पास पहुंचा दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, समय ये बहुत बड़ी खबर थी। बात करें एक और खबर की, जहां पर रशिया ने पाकिस्तान को भारत वाला भाव देने से कर दिया इनकार। प्रेस रिव्यू का बहुत बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, रशिया जिस कीमत पर भारत को तेल निर्यात करता है, उस छूट के साथ पाकिस्तान को तेल बेचने से मना कर दिया गया है दोस्तों। रशिया ने इसकी वजह पहले की प्रतिबद्धता जताई है। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के अनुसार मॉस्को में दोनों मुल्कों की एक बैठक हुई थी, जिस दौरान रशिया ने पाकिस्तान को भारत वाली कीमत पर तेल देने से इनकार कर दिया। अखबार के अनुसार पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री मुसादिक मलिक और पेट्रोलियम सचिव रिटायर्ड कैप्टन मोहम्मद महमूद के साथ एक प्रतिनिधिमंडल बैठक के लिए रशिया गया हुआ था। हालांकि पाकिस्तान ने दावा किया है कि रशिया ने उससे कम कीमत में तेल देने की पेशकश की है, लेकिन वापस आने के बाद प्रतिनिधिमंडल कीमत के बारे में पुख्ता जानकारी नहीं दे सका। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार रशिया जिस कीमत पर भारत को तेल देता है, उस कीमत पर उसने पाकिस्तान को तेल देने से इनकार कर दिया है। सितंबर और अक्टूबर के महीनों में भारत रशिया तेल का सबसे बड़ा खरीदार बना हुआ है। साथ ही भारत बांग्लादेश के लिए रूसी तेल की आपूर्ति करने वाले पड़ोसी की भूमिका निभाने की संभावना भी तलाश रहा है। जी हाँ दोस्तों, रशिया से तेल लेने के लिए रूसी मदद से पाकिस्तान तक बनने वाली पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट भी अभी अधर में लटका हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में प्रेस रिव्यू ने अब तक का सबसे बड़ा खुलासा कर दिया है दोस्तों, और रशिया ने साफ इनकार कर दिया है कि हम भारत वाले भाव पर आपको तेल प्रोवाइड नहीं करा सकते। ऐसे में आप मुंह बनाए या खुश हुए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जिस प्रकार से पाकिस्तान का मुंह बना दिया गया है दोस्तों रशिया के द्वारा, आपकी क्या राय होगी कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। क्योंकि जब रशिया को आवश्यकता थी दोस्तों, भारत उसके साथ खड़ा था, लेकिन पाकिस्तान ने तब भाव तक नहीं दिया, पूछा तक नहीं दोस्तों। और अब अचानक से उसको भारत वाले रेट पर तेल खरीदने की लत लगी है दोस्तों, जिसको रशिया ने पूरे तरीके से ठुकरा दिया है, इनकार कर दिया। ऐसे में क्या रशिया के इन जवाबों का आप समर्थन करेंगे दोस्तों? अपनी राय अवश्य दीजिएगा और कमेंट में लिखकर बताइएगा। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पर 6 साल पुराने मानहानि केस में इमरान खान को लगा है अब तक का सबसे बड़ा झटका। शहबाज शरीफ ने दर्ज कराया था मुकदमा। बता दें, पाकिस्तान की एक अदालत ने 6 साल पुराने मानहानि के मामले में यानी डिफेमेशन केस के मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की याचिका खारिज कर दी है। पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इमरान खान के खिलाफ 6.1 करोड़ डॉलर का मानहानि का ये मामला दर्ज कराया था। इसका जवाब देने में इमरान खान ने देर कर दी थी, जिस पर सेशन कोर्ट ने इमरान खान को जवाब देने के अधिकार से उनको वंचित कर दिया था। जी हां, इमरान खान ने लाहौर की सत्र अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। लाहौर हाई कोर्ट के जज चौधरी मोहम्मद इकबाल ने शुक्रवार यानी 9 दिसंबर को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इमरान खान की याचिका खारिज कर दी और सेशन कोर्ट का फैसला बरकरार रखा है। बात करें और बड़ी खबर की, जहां पर एटमी जंग पर बोले व्लादिमीर पुतिन, कहा कोई भी गलत फहमी में ना रहे, बिना चेतावनी दिए कर सकते हैं बड़ा हमला। जी हाँ दोस्तों, साथ ही कहा किसी ने अटैक किया तो धरती से मिटा देंगे नामो निशान। जी हाँ, युद्ध के बीच रशिया के राष्ट्रपति पुतिन की अब तक की सबसे बड़ी धमकी। जी हाँ दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों को चेतावनी देते हुए और चेताते हुए कह दिया है कि मॉस्को दुश्मन से हमले के खतरे के जवाब में उस पर अचानक हमला करने की अमेरिका की रणनीति अपना सकता है। पुतिन ने कहा है कि इसके लिए रशिया अपने सैन्य सिद्धांत में संशोधन भी कर सकता है। रूसी राष्ट्रपति ने यह बात एक पत्रकार के सवाल के जवाब में कही है दोस्तों, जिसने उनसे इस सप्ताह के शुरू में परमाणु
परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर अपने बयान को स्पष्ट करने के लिए कहा था। पुतिन ने पूर्व सोवियत देशों के आर्थिक गठबंधन के किर्गिस्तान में हुए सम्मेलन में अमेरिकी नीति का जिक्र करते हुए कहा कि हम तो इसके बारे में सिर्फ सोच रहे हैं, वे तो पिछले कुछ वर्षों में इसके बारे में खुलकर बात करने से कतराते नहीं रहे हैं। इससे पहले पुतिन ने बुधवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ रहा है, लेकिन रशिया पहले हमला नहीं करेगा। पुतिन ने कहा कि मॉस्को इस बात पर विचार कर रहा है कि क्या वो वॉशिंगटन की अचानक हमला करने की नीति को अपनाए या नहीं। जी हाँ, इतना ही नहीं दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिली हथियारों की मदद से नाराज रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यहाँ तक कह दिया है, उन्होंने दुश्मनों को बड़ी चेतावनी दी है। पुतिन ने कहा कि अगर किसी देश ने रूस पर परमाणु हमला करने की कोशिश की तो उसका धरती से सफाया कर दिया जाएगा, नामो निशान मिटा दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बात करें एक और बड़ी खबर की, जहाँ पर पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों का जबरन धर्मांतरण करवाने वाला मौलाना हुआ ब्लैक लिस्टेड। जी हाँ, ब्रिटेन ने लगाया प्रतिबंध। बता दें, ब्रिटेन ने पाकिस्तान में जबरन धर्मांतरण कराने और हिंदू समेत धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों की जबरन शादी कराने के आरोपी मौलाना समेत मानवाधिकारों का हनन करने वाले भ्रष्ट अधिकारियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाया है। ब्रिटेन ने कुल 30 व्यक्तियों, अधिकारियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाया है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवर्ली की ओर से अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी दिवस व मानवाधिकार दिवस के मौके पर शुक्रवार को जारी की गई प्रतिबंधित लोगों व संस्थाओं की नई सूची में पाकिस्तान में सिंध प्रांत के घोटकी में स्थित भरचुंडी शरीफ दरगाह के मियां अब्दुल हक का भी नाम है। इस सूची में कैदियों को प्रताड़ित करने वाले, सैनिकों को महिलाओं का बलात्कार करने के लिए कहने वाले और व्यवस्थित अत्याचार में शामिल लोगों और संस्थाओं के नाम है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में प्रतिबंध होने पर दोस्तों आखिर इन पर क्या असर पड़ेगा, तो आपको बता दें, प्रतिबंधित लोगों की सूची में शामिल शख्सों की ब्रिटेन में संपत्ति को जब्त कर लिया जाता है दोस्तों, और उनकी यात्रा पर रोक लगा दी जाती है। और इसी के साथ ब्रिटेन का कोई भी नागरिक या कंपनी उनके साथ किसी भी तरह का कारोबारी रिश्ता नहीं रख सकेगी और न ही उन्हें धन दे पाएगी। इन प्रतिबंधों में रूस, युगांडा, म्यांमार और ईरान के लोग भी शामिल है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी ब्रिटेन की सरकार द्वारा लगाए गए इस मौलाना पर ब्लैकलिस्ट होने के जज्बे का और फैसले का दिल से समर्थन करते हैं दोस्तों और मानते हैं कि ऋषि सुनक ने बेहतर कदम उठाया है, तो थैंक यू ऋषि सुनक कहना मत भूलेगा आप लोग। और इस वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर करिएगा जिन्होंने लाइक नहीं किया है। बात करेगा और बड़ी खबर की, जहां पर राजस्थान से सटी सीमा पर पाकिस्तानी रेंजर्स ने की फायरिंग, बीएसएफ ने दिया मुंह तोड़ जवाब। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में नए सेना प्रमुख बनने के साथ ही बॉर्डर पर नापाक साजिश शुरू हो गई है। शुक्रवार को पाकिस्तान के सैनिकों ने राजस्थान से सटी सीमा पर भारत के किसानों और बीएसएफ के जवानों पर फायरिंग की। जवाब में बीएसएफ ने पाकिस्तानी रेंजर्स को मुंह तोड़ जवाब दिया। खास बात दोस्तों ये रही कि राजस्थान से सटी सीमा पर पिछले कई सालों में भारत और पाकिस्तान के बीच क्रॉस बॉर्डर फायरिंग की कोई घटना सामने नहीं आई थी, क्योंकि दोनों देशों के बीच राजस्थान से सटी सीमा पर कोई बड़ा विवाद नहीं है। बीएसएफ के राजधानी दिल्ली स्थित मुख्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजे राजस्थान के श्रीगंगानगर सेक्टर के अनूपगढ़ इलाके में 5 स्थानीय किसान बीएसएफ के जवानों के साथ बॉर्डर फेंस से आगे अपनी जमीन पर खेती बाड़ी के लिए गए थे। उसी दौरान पाकिस्तानी रेंजर्स, जो कि पाकिस्तान की सीमा सुरक्षा बल है दोस्तों, उसने भारत की सीमा में मौजूद किसानों और बीएसएफ जवानों पर 6 से 7 राउंड फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में बीएसएफ के जवानों ने भी 18 राउंड फायरिंग की है। बीएसएफ के मुताबिक फायरिंग में भारत की तरफ कोई हताहत नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां पर अमेरिका ने तिब्बत में मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर चीन के 2 अधिकारियों पर लगाया बैन। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने तिब्बत में गंभीर मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर 2 वरिष्ठ चीनी अधिकारियों पर बैन लगा दिया है। इनमें तिब्बत में चीन के प्रमुख अधिकारी रहे वू यिंगची और हिमालय क्षेत्र में चीन के पुलिस प्रमुख झांग होंगबो शामिल हैं। इन पर यातना और कैदियों की हत्या और जबरन नसबंदी जैसे अपराधों में शामिल होने का आरोप है। वू यिंगजी 2016 से 2021 तक तिब्बत में प्रमुख चीनी अधिकारी थे। प्रतिबंधों के तहत अमेरिका ने दोनों चीनी अधिकारियों के लिए किसी भी अमेरिकी संपत्ति और आपराधिक लेन देन से रोक लगा दिया है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने एक बयान में कहा कि इन कार्रवाइयों का उद्देश्य तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र में चीन के धार्मिक अल्पसंख्यक समूह के सदस्यों की जबरन हिरासत और शारीरिक शोषण को बाधित करना और रोकना है। अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने एक बयान में कहा है कि वू यिंगची ने तिब्बत में गंभीर मानवाधिकारों के हनन की नीति लागू की थी, जिसमें असाधारण हत्याएं, शारीरिक शोषण, मनमानी गिरफ्तारी और सामूहिक हिरासत शामिल है। जी हाँ दोस्तों, बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां पर मानवीय सहायता देने के प्रस्ताव से भारत ने बनाई दूरी, पाकिस्तान को बताया कारण, कहा आतंकी उठाते
उठाते हैं फायदा। जी हाँ दोस्तों, भारत मानवीय सहायता को प्रतिबंधों से छूट देने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर मतदान से दूर रहा। इसका सबसे बड़ा कारण है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। भारत ने यह कहकर इस प्रस्ताव से दूरी बनाई है कि पड़ोसी देश यानी पाकिस्तान सहित ब्लैक लिस्ट किए गए आतंकवादी समूह इस तरह की मानवीय छूट का फायदा उठा सकते हैं। आपको बता दें कि भारत को छोड़कर सभी यूएनएससी सदस्यों ने प्रस्ताव का समर्थन किया। प्रस्ताव पर 15 में से 14 देशों ने पक्ष में मतदान किया। सिर्फ भारत की एक ऐसा देश था जिसने इस प्रस्ताव का विरोध किया। इस प्रस्ताव को अमेरिका और आयरलैंड ने प्रतिबंध लगाने के लिए पेश किया था, जिसमें मानवीय प्रयासों को छूट दी गई थी। इसे लेकर वॉशिंगटन ने जोर देकर कहा है कि संकल्प अनगिनत जीवन बचाएगा, बात करेगा। और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर इस देश ने भारतीय चाय और चावल को किया था बैन, अब भारत सरकार ने मांगा जवाब। जी हाँ दोस्तों, भारत को तेवर दिखाना पड़ सकता है ईरान को भारी। आ सकती है ईरान में बड़ी मुसीबत। बता दें, कुछ दिनों पहले ही ईरान ने अचानक से भारतीय चाय और चावल का आयात बंद कर दिया था। अब भारत सरकार ने ईरान की राजधानी तेहरान में राजदूत से पूछा है कि वो इस बात से हमें अवगत कराएं कि ईरानी खरीदारों ने भारत से चावल और चाय का आयात बंद क्यों कर दिया है। बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी इस खबर के अनुसार ये जानकारी एक उच्च सरकारी अधिकारी ने दी है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। दोस्तों, बिजनेस वेबसाइट मिंट के अनुसार पिछले सप्ताह 2 सरकारी अधिकारियों ने इस बात से अवगत कराया था कि भारत की ओर से ईरान से कुछ फलों के आयात पर रोक लगाने के बाद संभवतः ईरान ने बदले की भावना से अचानक भारतीय चाय और चावल का आयात बंद कर दिया है। अधिकारियों ने कहा था कि ईरान के इस निर्णय से हम हैरान हैं, क्योंकि ईरान भारतीय चाय और चावल के लिए एक बहुत बड़ा बाजार है। जी हाँ दोस्तों, बिजनेस स्टैंडर्ड ने लिखा कि भारत सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वाणिज्य विभाग ने कृषि मंत्रालय के साथ साथ ईरान की राजधानी तेहरान में राजनयिक से आग्रह किया है कि वो इस बात से भारत को अवगत कराए, भारत को जानकारी दे कि भारतीय चावल और चाय को ईरानी खरीदारों ने खरीदना क्यों बंद कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि विशेषज्ञों की माने तो ईरान को यह समझना पड़ेगा कि वो भारत से दुश्मनी नहीं ले सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो फिर उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इस साल जून में जब ईरान के विदेश मंत्री आमिर अब्दुल्लायान भारत आए थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की थी। पीएम मोदी जी जो हर देश के विदेश मंत्री से नहीं मिलते, उन्होंने खास तौर पर ईरान के विदेश मंत्री से मुलाकात की थी। पीएम मोदी जी ने कहा था कि दोनों देशों के बीच रिश्तों से दोनों देशों को फायदा हुआ था। उन्होंने ईरान को याद दिलाया था कि भारत के साथ रिश्तों की वजह से क्षेत्रीय सुरक्षा और समृद्धशीलता आगे बढ़ी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि ईरान भारत से दुश्मनी करके बहुत बड़ा घाटा सहने जा रहा है दोस्तों, तो अपनी राय सुझाव जरूर दीजिएगा और जल्द इसको अकल आ जाएगी तो बताइएगा जरूर। एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर क्वाड फेलोशिप के तहत अमेरिका ने भारत से 25 छात्रों को चुना है। दोस्तों, कहा हमारे भविष्य अच्छे हाथों में। जी हाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्वाड फेलोशिप के तहत भारत से 25 छात्रों को चुन लिया है। दोस्तों, फेलोशिप के लिए ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका से 25 सभी देशों से कुल मिलाकर 100 छात्रों को दिया जाता है। फेलोशिप के लिए चुने जाने पर अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने छात्रों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने पहले ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के क्वाड फेलो के पहले दस्ते को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि युवा फेलो क्वाड देशों को और करीब लाएंगे। क्वाड देशों के नेताओं ने इस साल मई में क्वाड फेलोशिप शुरू की थी, जो अपनी तरह का पहला छात्रवृत्ति कार्यक्रम है। इसे चारों सदस्य देशों के अगली पीढ़ी के वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी विदों के बीच संवाद कायम करने के मकसद से तैयार किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में उन 25 छात्रों को कांग्रेचुलेट आप लोग जरूर कह दीजिएगा। एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर अमेरिका ने यूक्रेन के लिए 275 मिलियन अमेरिकी डॉलर के एक और सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी रक्षा विभाग ने शुक्रवार को यूक्रेन के लिए 275 मिलियन अमेरिकी डॉलर करीब 22.66 अरब रुपए के एक और सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की है। पैकेज में हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यानी हिमार्स के लिए अतिरिक्त गोला बारूद, 80,155 मिलीमीटर आर्टिलरी राउंड और काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम उपकरण शामिल है। जी हाँ दोस्तों, एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश को प्रधानमंत्री मोदी जी देने जा रहे ये बड़ा तोहफा अमेरिका और ब्रिटेन में भी नहीं है ऐसी सुविधा। बता दे, देश को पहली बार स्वस्थ भारत का सपना दिखाने वाले पीएम मोदी जी ने जब गरीबों के लिए 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का प्रबंध किया था तो पूरी दुनिया ने इसे क्रांतिकारी कदम माना था। आज प्रधानमंत्री मोदी जी की ये स्कीम लाखों गरीबों की जान बचा रही है। दोस्तों, अब प्रधानमंत्री देशवासियों को आयुष्मान बनाने के लिए इससे भी बड़ा तोहफा देने जा रही है। आज यानी 11 दिसंबर को गोवा से एक साथ देश को 3 बड़े सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट की सौगात देने जा रहे हैं, मगर ये
तीनों सुपर स्पेशलिटी इंस्टीट्यूट इसलिए खास है कि वो एलोपैथिक ना होकर आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक होंगे। पीएम मोदी जी के इस तोहफे से देश में आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी चिकित्सा अब एक नई इबारत लिखने को तैयार है। जी हाँ, आयुर्वेद, होम्योपैथ और यूनानी में ये तीनों इंस्टीट्यूट देश ही नहीं बल्कि दुनिया के पहले सुपर स्पेशलिटी इंस्टीट्यूट होंगे। जी हाँ दोस्तों, इस तरह के आयुर्वेद, होम्योपैथ और यूनानी इंस्टीट्यूट की सुविधा अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में भी नहीं है। ऐसे में दोस्तों अपने मोदी जी को थैंक यू आप लोग जरूर कह दीजिएगा। बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां पर मोदी जी की दाढ़ी बढ़ाई जाती है, राहुल जी की खुद ही बढ़ जाती है। इमरान प्रतापगढ़ी का बहुत बड़ा बयान दोस्तों। एजेंडा आज तक के मंच पर आज यानी कल शिरकत करने पहुंचे भाजपा के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी। इस कार्यक्रम में एक सत्र आयोजित हुआ जिसका नाम था भारत जोड़ो यात्रा से बनेगी बात। इस दौरान भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेसी नेता राहुल गांधी की दाढ़ी पर तंज कसा। इस पर हमलावर पलटवार करते हुए कांग्रेसी नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि मोदी जी की दाढ़ी बढ़ाई जाती होगी और राहुल जी की खुद ही बढ़ जाती है। सब दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी पर तंज कसते और बौखलाहट में गलत बोलते नजर आए हैं। दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी, ऐसे में इनके बौखलाहट को आप किस नजरिए से देखते हैं, अपनी राय सुझाव आप लोग जरूर दीजिएगा। दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे मोदी जी को लेकर बताइएगा जरूर। एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर भारतीय रेलवे से जुड़ी बड़ी खबर, सीनियर सिटीजन्स को रेल किराए में मिलेगी इतनी छूट। अश्विनी वैष्णव के ऐलान से खुशी से झूमे रेल यात्री। जी हाँ दोस्तों, ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाली छूट को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बहुत बड़ी जानकारी दी है। रेलवे वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली छूट को बहाल करने जा रहा है। इसके साथ ही पात्रता मानदंड में भी बदलाव को लेकर बात चल रही है। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक रेलवे बोर्ड सीनियर सिटीजन्स के लिए आयु सीमा में बदलाव करने की योजना बना रहा है। इसके अलावा टिकट पर मिल रही रियायतों को सिर्फ कुछ कैटेगरी तक ही सीमित रखा जाएगा। तो वहीं पहले की बात करें तो पहले सभी कैटेगरी के लोगों की रियायतें मिली थी। जी हाँ दोस्तों, रेलवे बोर्ड ने बताया कि वो वरिष्ठ नागरिकों को रियायत देने का प्लान बना रही है, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए सब्सिडी बरकरार रखते हुए इन रियायतों की लागत को कम करने का विचार है। फिलहाल अभी तक किसी भी नियम और शर्तों को तय नहीं किया गया है। रेल मंत्रालय की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक ट्रेन में सफर करने वाले सभी नागरिकों को किराए पर औसतन 53% का डिस्काउंट मिलता है। इसके साथ ही दिव्यांग जनों, स्टूडेंट्स और मरीजों को इस छूट के अलावा भी कई तरह की रियायतें मिलती हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में कोविड समय से दोस्तों सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाली सब्सिडी पर पूरे तरीके से रोक थी दोस्तों। अब एक बार फिर इसको चालू किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये थी दोस्तों अभी की सबसे बड़ी खबर। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।